दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता है, लेकिन 13 दिसंबर 2001 को एक ऐसी घटना घटी जिसने न कि केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बिल यानी आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही थी, लेकिन जिस आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था वही आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र की दहलीज को पार कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों ने भारत की पार्लियामेंट पे अटैक करके भारत की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर और कमजोर कर दिया था। वेलकम टू द रियलिटी। मैं गुलशन तस्लीम हुसैन आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। 13 दिसंबर 2001 सुबह के 7 बजे संसद की गलियारों में गहमा गहमी बनी हुई थी। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो रही थी। हर एक सांसद अपने अपने दलील पेश कर रही थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर हंगामा हो जाने पर लोकसभा की कार्रवाई को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष में बैठी श्रीमती सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर कुछ सांसद और सिक्योरिटी फोर्स संसद के गलियारों में सुनहरे धूप का आनंद ले रहे थे। वक्त 11:20। पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पे कुछ तेज हलचल होती है। कारण होता है उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सारे सिक्योरिटी गार्ड अपने अपने पोजीशन पर होते हैं और सबका ध्यान उनके काफिले पर। लेकिन इसी का फायदा ये आतंकवादी उठाते हैं और अचानक से संसद के परिसर में एक व्हाइट एम्बेसडर से एंट्री करती है, जिसका नंबर DL3CJ 1527 था। ये गाड़ी सीधे जाकर उपराष्ट्रपति के गाड़ी पे जाकर टक्कर मारती है। इस टक्कर से पूरे संसद के परिसर में हड़कंप मच गया। ये देखकर संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव तेजी से एम्बेसडर की तरफ निहत्थे भागते हैं, लेकिन इन गाड़ियों से अपने नापाक इरादे लेकर 5 आतंकवादी AK-47 हैंड ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर लेकर निकलते हैं और अंधाधुंध AK-47 से गोलियों का बौछार कर देते हैं। इस गोलियों की बौछार में सुरक्षा कर्मी JP यादव शहीद हो जाते हैं। ये आतंकवादी गेट नंबर 11 से आगे बढ़कर गेट नंबर 9 तक पहुंच जाते हैं। गेट नंबर 9 ये वही गेट होती है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री संसद में दाखिल हुआ करते थे। पूरी तरह से तैयार होकर आए हुए ये आतंकवादी अपने नापाक इरादे को लेकर संसद के परिसर में ग्रेनेड और तार बिछाने का काम शुरू कर देते हैं। आतंकवादियों की मंशा परिसर भवन को उड़ाने का होता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाता है और आतंकवादी अपने नापाक इरादे को कामयाब नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस दौरान 3 सिक्योरिटी फोर्स इन आतंकवादियों के गोलियों के चपेट में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और कुछ लीडर्स अपने अपने सरकारी आवास के लिए निकल गए थे, लेकिन दूसरी ओर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 200 सांसद और सिक्योरिटी ऑफिसर्स संसद के दीवारों के अंदर थे। ये सारे लोग बाहर में हो रहे आतंक के खूनी खेल से अनजान थे। गोलियों की आवाज ये दरअसल विपक्ष की हंगामा और पटाखे की आवाज समझ रहे थे। तभी उस समय के संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के ऑफिस में टेलीफोन की रिंग होती है। टेलीफोन के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलते ही प्रमोद महाजन के चेहरे की रंग पूरी तरह से उड़ जाती है और वो समझ जाते हैं ये विपक्ष और पटाखे की आवाज नहीं बल्कि आतंकवादियों के द्वारा ग्रेनेड और AK-47 की धमाकों की है। संसद परिसर में ये इंफॉर्मेशन मिलते ही हड़कंप मच जाता है। संसद के अंदर वार्ड एंड वॉच ड्यूटी में तैनात सिपाही सभी सांसद को सेफ प्लेस पे ले जाना स्टार्ट करते हैं। उधर दूसरी साइड ये 5 आतंकवादी गेट नंबर 9 की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सांसद की एक सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए गेट नंबर 9 को बंद कर दिया और साथ ही साथ अपोजिट फायरिंग में हमारे ऑफिसर्स 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। लेकिन बचे 2 आतंकवादी पूरी तरह से कोहराम मचा ही रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एक आतंकवादी को भी हमारे जाबाज सिपाही ढेर कर देते हैं।
बचा हुआ एक आतंकवादी गेट नंबर 1 की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये वही गेट होती है जहां से सारे मंत्री और सांसद, पत्रकार भवन के अंदर जाते थे। टेररिस्ट गेट नंबर 1 पे जाकर रुक जाता है। एक्चुअली यह आतंकवादी अपने कमर पे एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब को बांधे रखता है और पूरी तरह से खुद को एक ह्यूमन बॉम्ब में बदल लेता है। और कुछ समय के बाद यह आतंकवादी गेट नंबर 1 पे ही खुद को उड़ा लिया। इस बम की धमाके से संसद के दीवारों पर खून की छींटे और आतंकवादी मांस की धज्जियां उड़ गई। इस 45 मिनट तक चले आतंकवादी हमले में हमारे जाबाज सिपाही ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें से हमारे 9 सिपाहियों ने अपनी जान की आहुति दी और 18 लोग घायल हुए। हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को अपनी नम आंखों से संबोधित किए और आतंकवाद के खिलाफ पूरी कमर कस ली और साथ ही साथ देश की सुरक्षा और संप्रभुता की चुनौती को स्वीकार किया। अब उसने संसद भवन की चौखट को खटखटाया है। हमारे संयम को हमारी दुर्बलता समझा गया। देश में जो लोकतंत्र है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसीलिए संसद को निशाना बनाया गया हमने। लेकिन आतंकवाद का मुकाबला हमें अपने बल पर करना पड़ेगा, अपनी शक्ति से करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने आतंकवादियों के बैग में मिले हुए सबूतों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कई सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जाता है। दिसंबर 2002 में जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों को दोषी पाया जाता है और इस हमले का मास्टरमाइंड और जैश-ए मोहम्मद का कमांडर गाजी बाबा को बीएसएफ के जवान जम्मू कश्मीर के नूरबाग में ढेर कर देते हैं। साथ ही साथ गाजी बाबा के कांटेक्ट में रह चुके अफजल गुरु और उनके कजन शौकत हुसैन गुरु, सैयद अब्दुल रहमान जिलानी, शौकत हुसैन की पत्नी अफसन गुरु को अरेस्ट किया जाता है। इन चारों को इंडियन स्पेशल कोर्ट में गिल्टी कन्विक्ट किया गया और सेक्शन 121 भारतीय सरकार के खिलाफ वेगिंग वार का अटेम्प्ट करना, सेक्शन 120 बी डील्स विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर द मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत इन चारों को सजा सुनाई जाती है। अफसन गुरु को 5 साल की जेल और फाइन के साथ छोड़ दिया जाता है। अब्दुल रहमान जिलानी की तरफ से हाई कोर्ट में राम जेठमलानी के द्वारा अपील पेश की जाती है। अब्दुल रहमान जिलानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक यंग लेक्चरर थे। जिलानी के खिलाफ पूरी तरह से सबूत नहीं मिलने के कारण उसे लैक ऑफ एविडेंस में रिलीज करना पड़ जाता है। शौकत गुरु को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही साथ 25,000 रुपए फाइन पे करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। वहीं दूसरे साइड अफजल गुरु को 20 अक्टूबर 2006 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अफजल गुरु के पूरे फैमिली उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मर्सी पिटीशन अपील करने के लिए मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरे साइड हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान कमलेश कुमारी के पूरे परिवार अपना अशोक चक्र वापस करने का भी फैसला करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जुडिशियल प्रोसेस में अपने आप को इंटरफेयर करने से मना कर देते हैं। मर्सी पिटीशन को पेंडिंग में डाल दिया जाता है, लेकिन 3 फरवरी 2006 को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और 9 फरवरी 2013 सुबह के 8 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है और उनका फ्यूनरल उसी जेल में कर दिया जाता है। ये हमले उस समय की सरकार और इंटेलिजेंस पे कई सवाल खड़ी करती है। सवाल नंबर 1, क्या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करना इतना आसान था? सवाल नंबर 2, क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में आवाज उठाई? सवाल नंबर 3, क्या हमारी सरकार की जुडिशियल प्रोसेस सही थी? सवाल नंबर 4, जुडिशियल प्रोसेस जब सही थी फिर भी दोषियों को सजा सही वक्त पे मिला? आप अपना जवाब इस कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, आपका गुलशन तस्लीम हुसैन।